नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम भारत के भूगोल में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जैसे नदियाँ और झील। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की नदियों से। तो टॉपिक का नाम है भारत की नदियाँ। किस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उन पर अब हम नज़र डालते हैं। देखिए, भारत की नदियों को अगर मैं ये कहूँ तो इन्हें दो भागों में आप बांट सकते हैं। अब वो दो कौन कौन से हैं? एक उत्तर भारत की नदियाँ और एक दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो भारत में जितनी नदियाँ हैं हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है इनको भी हम दो भागों में अलग अलग बांट सकते हैं। एक जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदियों की भी हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में डिवाइड कर दिया है, जबकि जो उत्तर भारत की नदियां है वो अलग है। और उत्तर भारत की नदियों में हम जो सामान्य तौर पर पढ़ते हैं वो है सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। तो उत्तर भारत की नदियों में हम मेनली इनको पढ़ते हैं और दक्षिण भारत में जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब हम उसमें दक्षिण भारत में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जिसे पढ़ेंगे वो है उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आइए सबसे पहले हम जिस नदी के बारे में जानेंगे वो नदी कौन सी है? सिंधु नदी, या मैं इन्हें कह सकते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी के बारे में देखिए किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो आइए हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम। तो सबसे पहले हमें उद्गम पता होना चाहिए, कहां से निकलती है सिंधु नदी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उद्गम आ जाएगा मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। तो तिब्बत में मानसरोवर के पास एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से ये निकलती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेह। लेह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित है लेह। इसके बाद देखिए, सिंधु नदी जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और ये तिब्बत मतलब है चीन, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बहती है। तो ये तीन देश में बहती है, भारत, पाकिस्तान और तिब्बत मतलब चीन, इन तीन देशों में बहती है। और ये नदी अपना मुहाना मतलब है ये नदी कहाँ गिरती है। तो जैसे ऑप्शन आएंगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो आप बताएंगे ये नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए
आपसे क्या पूछे जाएंगे, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां आपसे पूछी जाएगी। तो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक झेलम, दूसरा चिनाव, तीसरा रावी, चौथा व्यास, पांचवा सतलज। तो झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, ये पांचों नदियां सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में आती है। अगर हम बात करें झेलम की तो देखिए श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। इसके अलावा देखिए झेलम नदी का जो उद्गम है वो है शेषनाग झील। अगर शेषनाग नहीं आए तो आप बेरीनाग झील कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है सतलज, कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी तिब्बत में ही मानसरोवर झील, अगर मानसरोवर झील नहीं आए तो फिर आपको मिलेगा राकसताल। तो राकसताल या मानसरोवर झील से ही निकलती है सतलज। और रही बात चिनाव की, तो चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा दर्रा, वहाँ से निकलती है। और जो ये रावी और जो व्यास है ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा एक गिलगिट, कौन सी है? गिलगिट नदी। तो गिलगिट नदी भी इस सिंधु की एक सहायक नदी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये पांच है, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। इसके अलावा देखिए सिंधु नदी का जल का जो बंटवारा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसे कहा जाता है सिंधु जल समझौता। तो सिंधु और जल समझौता कब हुआ? तो आप बताएंगे 1960 में ये हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ है? 1960 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपसे सिंधु नदी पे पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद हम जिस नदी के बारे में जानेंगे वो नदी है गंगा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? गंगा। तो आइए गंगा के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से आपके गंगा नदी पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, उत्तराखंड में देवप्रयाग है और इस देवप्रयाग में दो नदियां आकर मिलती है। एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का जो संगम है ये संगम होता है देवप्रयाग में, और जब इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होगा तो यहीं से ये कहलाती है गंगा। तो अगर आपसे पूछे, ये किस प्रकार से आपसे पूछेंगे? पहला क्वेश्चन, गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है? तो गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है? तो आप बता देंगे अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। अब आपसे पूछ लेंगे अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो इन दोनों का जो संगम है
वो हो रहा है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। तो जब दोनों नदी देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा कहलाती है। और फिर गंगा भारत के 5 राज्यों से बहती हुई फिर ये जाती है बांग्लादेश में। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। और फिर बांग्लादेश से के बाद ये कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब आपसे पूछेंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नाम से जानते हैं? पद्मा को जानते हैं, है ना, गंगा को बांग्लादेश में। इसके बाद देखिए गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है? तो भारत के 5 राज्यों में ये बहती है। ठीक है। और मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती है। तो मैदानी भागों में ये हरिद्वार से प्रवेश करती है। सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश राज्य में, सबसे कम बहती है झारखंड राज्य में। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी? गंगा। और गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ये गंगा की लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी पूछे तब बता देंगे नील नदी जो अफ्रीका में बहती है। एशिया की सबसे लंबी पूछे आप बता देंगे यांगसी केयांग जो चीन में बहती है। भारत की सबसे लंबी पूछे तो बता देंगे गंगा सबसे लंबी है, 2525 किलोमीटर है, जो ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए गंगा नदी पर बसे प्रमुख शहर। तो गंगा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो आइए नजर डालते हैं। एक हरिद्वार, दूसरा ऋषिकेश, तीसरा वाराणसी, चौथा कानपुर, पांचवा पटना। तो ये कुछ प्रमुख शहर है जो गंगा नदी पर बसे हुए हैं। ठीक है। अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो देखिए कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी आ जाएगी? तो आइए यमुना। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। यमुना नदी अपना पानी इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पे अपना पानी गंगा में डाल देती है, फिर गंगा उसका पानी लेकर आगे चलती है। तो यमुना। इसके अलावा देखिए सोन, महानंदा, गंडक, है ना, यमुना, सोन, महानंदा, गंडक, कोसी, ये सब किसकी सहायक है? ये सब गंगा की एक सहायक नदियां है। ठीक है। कई बार क्या होता है आपसे ये पूछ ले जाते हैं ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी पर बसे शहर। अब हम देखते हैं यमुना पर बसे प्रमुख शहर। तो यमुना पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो देखिए
दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये 3 प्रमुख शहर है जो यमुना पर बसे हुए हैं। तो दिल्ली, मथुरा, आगरा ये यमुना नदी पर बसे हुए हैं। और यमुना नदी के किनारे या जो उद्योग है वो उद्योग कौन सा है? चमड़ा। कौन सा है? चमड़ा। तो यमुना नदी के किनारे जो एक उद्योग विकसित हुआ वो है चमड़ा उद्योग। इसके अलावा जो 3 प्रमुख शहर वो आप देख रहे हैं कि 3 प्रमुख शहर यमुना पर बसे हुए हैं। और यमुना किसकी सहायक है? आप बता देंगे गंगा की सहायक है। और यमुना की जो एक प्रमुख सहायक है, यमुना की प्रमुख सहायक वो कौन सी है? चंबल। तो चंबल यमुना की सहायक है। ठीक है। इसके बाद हम जो अगली नदी देखेंगे वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो आइए ब्रह्मपुत्र पर क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आपसे उद्गम पूछेंगे तो उद्गम आप बता देंगे मानसरोवर झील। क्या बता देंगे? मानसरोवर झील। इसके अलावा देखिए आपसे पूछेंगे ब्रह्मपुत्र किस किस में बहती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में बहती है, जबकि जो गंगा है वो भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो नदी। तो सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र है तिब्बत में। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बताइए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? बताएंगे सांगपो। ठीक है। ये नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश से भारत में भी प्रवेश करती है। इसके अलावा देखिए अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। और यही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और आपसे पूछते हैं कि माजुली द्वीप कहाँ है? आप बताएंगे असम राज्य में है। और इसका जो निर्माण है वो कौन सी नदी कर रही है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम माजुली है, असम राज्य में। इसके अलावा देखिए आपसे क्या पूछते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देंगे जमुना। किस नाम से जानते हैं? जमुना। जबकि गंगा को किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से। इसके अलावा देखिए गंगा नदी, ये जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो आप बता देंगे बंगाल की खाड़ी में।
और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करते हैं। और इसी सुंदरवन में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बताएंगे सुंदरवन में। ठीक है, तो ये जानकारियाँ जो थी ये एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ये याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ सबसे महत्वपूर्ण है तीस्ता, कि तीस्ता किसके सहायक है? तब बताएंगे ब्रह्मपुत्र की। एक है दिबांग और एक है लोहित। तो लोहित, दिबांग और तीस्ता ये किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। तो ये उत्तर भारत में बहने वाली तीन जो प्रमुख नदी थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो हमने इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत पर कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी है। तो देखिए, अब दक्षिण भारत में हम दो देखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो आइए, एक महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा और चौथा है कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये चार नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो आइए इन पर जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी पर। किस पर? महानदी पर। तो आइए, आपसे पूछा जाएगा उद्गम। तो उद्गम ये कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़। अगर पेपर में छत्तीसगढ़ नहीं हो तो आप कर देना रायपुर। छत्तीसगढ़, रायपुर में से जो भी ऑप्शन आप वो कर देना कि ये यहाँ से निकलती है। एक दूसरा, ये जो कटक है, कटक किस नदी पर है? तो कटक महानदी पर है और कटक उड़ीसा राज्य में आता है। जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद जो नदी आती है वो है गोदावरी। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? गोदावरी। तो आइए गोदावरी पर आपसे किस प्रकार से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो बताएंगे गोदावरी, है ना। लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी होगी, जबकि भारत की सबसे लंबी हो जाएगी गंगा। दूसरा देखिए, इसी नदी को वरद गंगा या इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो बताइए किस नदी को वरद या बूढ़ी गंगा कहते हैं? तो बताएंगे गोदावरी। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछता है दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा पूछे जब भी आप बताएंगे गोदावरी। इसके अलावा देखिए, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। तो अगर पेपर में पूछते हैं इंद्रावती किसकी सहायक है, तो बताएंगे गोदावरी की। और गोदावरी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? नासिक।
ये नासिक कहाँ है? ये नासिक महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का नासिक इसी नदी पर स्थित है, गोदावरी पर। इसके अलावा देखिए, इसका अगर उद्गम पूछ लिया जाए तो इसका उद्गम होता है नासिक से, तो नासिक इसका उद्गम स्थान है और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली नदी जो आएगी उसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। और कृष्णा पर आइए, सबसे पहले अगर हम उद्गम देखें तो इसका उद्गम है महाबलेश्वर। तो इसका उद्गम क्या है? महाबलेश्वर। आगे देखिए, इसी कृष्णा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है अलमाटी। तो अलमाटी बांध पूछे तो बताएंगे कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछता है नागा अर्जुन सागर बांध या नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, जब भी आप बताएंगे कृष्णा नदी पर ये स्थित है। इसके बाद देखिए अगली नदी जो आती है उसका नाम है कावेरी। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? कावेरी। तो कावेरी नदी पर किस प्रकार से आपसे पूछते हैं, तो देखिए एक आपसे पूछेंगे उद्गम कि कावेरी का उद्गम क्या है, तो आप बता देंगे कर्नाटक राज्य से ये निकलती है। कर्नाटक राज्य में एक भरमगिरी पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है। दूसरा देखिए, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो आप बता देंगे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है कावेरी जल विवाद। इसके अलावा देखिए कावेरी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी पर ही स्थित है। ठीक है, तो एक आपने देखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दक्षिण भारत में ये बहती है। अब हम जिस पर चलने वाले हैं वो है अरब सागर में। कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो आइए अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर नजर डालें। एक नर्मदा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरी ताप्ती, तीसरी साबरमती और चौथी माही। ठीक है, तो माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती ये सब कहाँ गिर रही है? अरब सागर में। ठीक है, तो आइए बारी बारी से इन नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नर्मदा के बारे में। तो किस प्रकार से आपसे नर्मदा पर क्वेश्चन बनकर आएंगे, तो आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उद्गम। तो उद्गम आप बता देंगे अमरकंटक। तो नर्मदा नदी का क्या है? उद्गम क्या है? अमरकंटक। आगे देखिए, एक शहर है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जो नर्मदा पर स्थित है। इसके अलावा देखिए कपिलधारा, या एक आप देखिए धुआंधार। धुआंधार, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताएंगे नर्मदा पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। आगे देखिए, आपसे पूछेंगे कौन सी नदी डेल्टा नहीं
बनाती। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आप यहां पर क्या याद रखेंगे? नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना। जैसे मान लीजिए गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, ये सब डेल्टा बनाती है। तो जो डेल्टा नहीं बनाएगी वो नर्मदा और ताप्ती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, कौन सी नदी भरंस घाटी में बहती है? तो कौन सी नदी भरंस घाटी में बहती है? तो आपका आंसर आ जाएगा नर्मदा। क्या आ जाएगा? नर्मदा। ठीक है। इसके अलावा देखिए कौन सी नदी थी? एक थी ताप्ती। कौन सी थी? ताप्ती। तो आइए ताप्ती के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो वो ये है, एक ताप्ती का उद्गम कहाँ है? तो ताप्ती का उद्गम आता है मध्य प्रदेश में, मुल्ताई नामक स्थान आता है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये निकलती है ताप्ती। इसके अलावा देखिए एक शहर है सूरत, और ये सूरत मौजूद है गुजरात में। तो गुजरात में स्थित सूरत ये ताप्ती नदी पर ही स्थित है। एक परियोजना है जिसका नाम है उकाई परियोजना। क्या नाम है? उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना किस पर है? ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई परियोजना। इसके अलावा देखिए एक नदी थी साबरमती। क्या थी? साबरमती। इस पर आप हमेशा ये बात याद रखिए कि गुजरात का अहमदाबाद, जहाँ पर साबरमती आश्रम है जो महात्मा गांधी ने बनाया था, अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये दोनों के दोनों शहर इसी साबरमती पर स्थित है। इसके अलावा देखिए एक नदी है जिसका नाम है माही। क्या नाम है? माही नदी। ठीक है। माही नदी पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो बताएंगे माही। तो ये क्या करती है? कर्क रेखा को कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये माही नदी। ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन और है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी आर्मी के एग्जाम में। वो ये है, जैसे एक नदी है लूनी। क्या नाम है उसका? लूनी नदी। तो लूनी नदी पर क्या पूछते हैं? देखिए एक तो इसे नमक की नदी कहते हैं। तो कभी एग्जाम पूछ रहे, मान लीजिए किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है, बता देंगे लूनी नदी को। और दूसरी विशेष बात क्या है? ये नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो कच्छ के रण में ही ये नदी विलीन हो जाती है। ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ा था वो थी भारत की नदियां, उत्तर भारत में कौन सी बहती है, दक्षिण भारत में कौन सी नदियां बहती है। अब हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो है भारत की प्रमुख झीलें। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? झील। तो भारत की प्रमुख झील। तो किस प्रकार से आपसे झील पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो देखिए भारत की सबसे ताजे पानी की झील। तो भारत की सबसे ताजे पानी की झील पूछे तो आप क्या बता देंगे? वुलर झील भारत की सबसे ताजे पानी की झील है। ठीक है। वुलर झील कहाँ है? तो आप बता देंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक। एक आपसे पूछेंगे भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की तटीय झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील तो आप बता देंगे चिल्का। और चिल्का झील कहाँ मौजूद है? उड़ीसा राज्य में मौजूद है चिल्का, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। इसके बाद देखिए आपसे ये पूछ लेंगे भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील, फिर आप बताएंगे सांबर झील। तो भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी, तो बता देंगे सांबर झील। और सांबर झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ये राजस्थान में मौजूद है। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले लोकटक झील कहाँ है, तो आप बता देंगे मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। इसके अलावा देखिए, एक है डल झील। कौन सी है? डल झील। डल झील पूछे तो बता देना श्रीनगर। अगर मान लीजिए श्रीनगर ऑप्शन नहीं है तो आप कर सकते हैं जम्मू कश्मीर, तो आप ऑप्शन देख लेना कौन सा पूछा गया है। तो डल झील यहाँ मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता है पिछोला, डिडवाना, सांबर, जयसमंद और राजसमंद, तो ये सब की सब झील कहाँ है? ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में पिछोला, डिडवाना, सांबर, जयसमंद और राजसमंद झीलें हैं। इसके अलावा देखिए आपसे पूछे पुलिकट झील, तो पुलिकट झील आप बता देंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। अगर आपसे पूछे कोलारू झील, तो कोलारू झील आप बता देंगे आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछे अष्टमुडी झील, अष्टमुडी और बेम्बेनाड, ये दोनों की दोनों झील कहाँ है? केरल में मौजूद है। अगर आपसे पूछता है सूरजकुंड झील, तो सूरजकुंड झील हरियाणा में मौजूद है। इसके अलावा एक झील आती है सुखना झील। सुखना झील पूछे तो आप बता देंगे ये चंडीगढ़ में मौजूद है सुखना झील। चिल्का झील हम बात कर ही चुके हैं कि चिल्का झील कहाँ मौजूद है, तो चिल्का झील आ जाएगी आपका उड़ीसा राज्य में। इसके अलावा एक आपसे पूछ ले चोलामू झील, तो चोलामू झील आप बता देंगे सिक्किम राज्य में। इसके अलावा मान लीजिए आपसे पूछ ले लोनार झील, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। अब ये हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो अंतिम क्वेश्चन है, वो देखिए क्या है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताइए। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है,
अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया है गोविंद सागर, तो आप गोविंद सागर कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताइए, तो अगर गोविंद सागर दिया तो आप गोविंद सागर कर देना। अगर गोविंद सागर पेपर में नहीं दिया है तो फिर आपको मिलेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। नमस्कार, मैं तुलसीराम एसके बुक्स एंड एसके कोचिंग के एडिटिंग एंड टीचिंग स्टाफ से हूं। जो बच्चे एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसके बुक्स लेकर आया है ये गाइड तथा ये पेपर सेट। एमआर की संपूर्ण जानकारी के लिए इस बुक पर ये जो क्यूआर कोड दे रखा है, यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। पहले एमआर की एक ही एग्ज़ाम हुआ करती थी, इस बार एमआर आईनेट के रूप में 2 स्टेज में इसकी एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये गाइड बनाई गई है और फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये पेपर सेट तैयार किया गया है। देखिए ये गाइड है, इसमें तीनों ही सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, इन तीनों ही सब्जेक्ट को शामिल किया गया है और तीनों ही सब्जेक्ट इसमें लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार विथ थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। मैथ में जो सॉल्यूशन दे रखा है वहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस बुक में, क्योंकि एमआर का जो पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस को मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस गाइड में 4 मॉडल पेपर दे रखे हैं, जिन मॉडल पेपर से आपको देखकर ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न एग्ज़ाम का होगा। इस गाइड में हमने जो एमआर की पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं नेवी की, उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन लिए हैं तथा वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाए हैं जहाँ से नेवी एमआर में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वहाँ से भी तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये जो गाइड है ये लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई बुक है। बात करते हैं पेपर सेट के बारे में। ये पेपर सेट है, इसमें कुल 57 पेपर्स दे रखे हैं जो अभ्यास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये पेपर सेट। देखिए ये जो गाइड और पेपर सेट है ये एसके बुक्स एंड एसके कोचिंग का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार ही तैयार किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप एनईआरजीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में अप्रैल में एनईआरजीडी का, उसका हमने अलग से वीडियो बनाकर डाला है कि हमारी बुक्स हैं उनमें से 85% से 95% तक के क्वेश्चंस हमारी बुक से मिले हैं। तो वहां आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी है। ऑफलाइन कोचिंग संस्थान का अपना महत्व होता है। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है उसका 100% रिजल्ट रहता है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 9812015967 पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।